हेलो एवरीवन, आज 17 दिसंबर 2025 है और डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आपको पता ही है कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी में बहुत सारे आर्टिकल आते हैं और उनमें से ऐसी चीज़ें जो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट होती है उसको हम यहाँ पे छांट के लाते हैं और ऐसे 10 न्यूज़ को हम यहाँ पे कैच करते हैं। ऐसी न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी एग्जाम के लिए और उसका जो स्टैटिक लिंक है वह भी हम डिस्कस करते हैं। सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज रहते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको हम शेयर कर पाएँ, एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स आपको दे पाएँ, ये पर्पज़ रहता है। कल के वीडियो के लिए बहुत सारा प्यार आप लोगों को मिला और ऐसे ही आप इसको शेयर करते रहें, आप लाइक ज़रूर कर दें, इससे ज़्यादातर लोगों को रिकमेंड हो। इसके अलावा हम पीवाईक्यू सीरीज भी शुरू किए हैं। पीवाईक्यूज़ में अगर आप देखेंगे तो हमने जो पीवाईक्यू के सेशन शुरू किए हैं उनमें हर एक ऑप्शन की डिटेल एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। कल आपको पीवाईक्यू पहला वीडियो अपलोड होगा, हर एक ऑप्शन पर डिटेल चर्चा, इतनी डिटेल चर्चा कि अगर आप बैठेंगे एक एक क्वेश्चन में 1-1 घंटे आपको लगेंगे उतनी सर्च करने में। तो जब हम आपको प्रोवाइड करें आप उसका फ़ायदा उठाइए। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। विद द रेफरेंस ऑफ एकम एआई कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एकम एआई के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, वो आपको यहाँ पे बताना है। एकम एआई क्या है, ये सारी न्यूज़ क्या है, ये हम बात करेंगे अभी। पहले देख लेते हैं आखिर न्यूज़ क्या है चर्चा में रही जिस वजह से एकम एआई के बारे में पूछा जा रहा है। अब देखिए, अगर हम बात करें सेना दिवस, अभी सेना ने विजय दिवस समारोह मनाया, ठीक है ना। सेना ने मनाया क्या, विजय दिवस समारोह, ठीक। अब विजय दिवस समारोह जब मनाया उस दौरान जो स्वदेशी तकनीकी है ना, स्वदेशी तकनीक है, उसकी श्रृंखला का प्रदर्शन किया। अब इस श्रृंखला में अगर हम बात करें जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है उसमें 2 टेक्नोलॉजी सामने निकल के आई। वो थी एक एकम एआई है ना, और दूसरी थी संभव। पहले दोनों क्वेश्चन इन दोनों संबंधित है और ये इंपॉर्टेंट है, सीधी सी बात है, डिफेंस सेक्टर से कनेक्ट है और इसके बारे में यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए यूपीएससी क्या करेगा ना, आपको ये नहीं बताएगा कि ये डिफेंस टेक्नोलॉजी क्या है, आपसे पूछेगा ये की टर्म्स क्या है, एकम एआई एजुकेशन सेक्टर का है, हेल्थ सेक्टर का है। इस तरह से क्वेश्चन बनाएगा कि आप कंफ्यूज हो जाओ क्योंकि नाम से नहीं पता चल रहा है इनके बारे में। अब मैं इनके बारे में बहुत डिटेल दूंगा, एकम एआई और संभवन के बारे में, तो आपको वहाँ पे एग्जैक्टली एग्जाम में आपको याद आ जाएगा कि जी हाँ ये किस क्षेत्र से संबंधित है, इतना तो आपको याद आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे इसके बारे में आपको बता दूं, जो एकम एआई है उसको क्यों बनाया गया है। उसको बनाया इसलिए गया है कि जो वल्नरेबल इन्वायरमेंट होता है, संवेदनशील वातावरण होता है, उसमें यूज करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को बनाया गया है, ठीक है। अब अगर हम बात करें एकम एआई को उपयोग करता या इसका क्या यूज होता है, तो जो यूजर्स है उसकी जानकारी है, यूजर्स को जानकारी के एनालिसिस करने में, उसके डाटा को मैनेज करने में, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, है ना। अब इसकी खासियत एक और है कि किसी विदेशी सॉफ्टवेयर या विदेशी क्लाउड पर डिपेंड नहीं है कि वहाँ पे इसका डाटा स्टोर होगा। ये थोड़ी सी बात आपको यहाँ पे जाननी जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ें। अब इसमें स्टेटमेंट क्या क्या बन रहा है, स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट ये है कि विद द गिव मी अ सेकंड, इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ, with the indigenous artificial intelligence platform developed for use in sensitive environment, एक संवेदनशील वातावरण में उपयोग हेतु विकसित किया गया पूर्णतः स्वदेशी एआई मंच है, कृत्रिम मंच है। दूसरा, इट डिपेंड्स ऑन फॉरेन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग के लिए फॉरेन क्लाउड पर है। जनरली अगर आप देखोगे ना तो जो भी कंपनी एआई से रिलेटेड डेवलप हो रही है, कोई भी डाटा बेस्ड कंपनियां हैं, वो अपना क्लाउड विदेश में रख रही है क्योंकि इतना बड़ा स्टोरेज यहाँ पे उनको नहीं मिल पा रहा है या वो डेवलप नहीं करना चाहते। लेकिन इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत यही है कि इसका जो सॉफ्टवेयर है, तो जो क्लाउड है वो यहीं पर है, डाटा प्रोसेसिंग यहीं पे होती है इंडिया में। तीसरा, इट इनेबल एआई बेस्ड डिसीजन सपोर्ट विदाउट रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड टेक्निकल एक्सपर्टीज, विशेष तकनीकी विशेषज्ञता के बिना एआई आधारित निर्णय निर्माण में ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। ये यहाँ पे न्यूज में था जो हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा अगर स्टेटमेंट अगर आप एलिमिनेट करते हो तो ये सारे ऑप्शन हट जाएंगे, करेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 1 और 3। अब जैसे एआई, एकम एआई जो है ना, वो वल्नरेबल इन्वायरमेंट में आपको डिजाइन किया गया आपके लिए, वैसे ही संभवन को डिजाइन किया गया है। तो संभवन क्या है, एक पोर्टेबल क्या है, सिस्टम है, पोर्टेबल कम्युनिकेशन सिस्टम है। पोर्टेबल मतलब क्या है, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके, ठीक है ना। तो एक पोर्टेबल सिस्टम है। इसका पर्पज़ क्या है कि सैटेलाइट के माध्यम से मोबाइल कनेक्टिविटी दी जाए। मान के चले कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर डिजास्टर आ गई है, आपदा आ गई है, कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है सिविलियंस के बीच और सैनिकों के बीच में, मिलिट्री के बीच में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस संभव पोर्टेबल जो टेक्नोलॉजी उसको ले जाएंगे और मोबाइल कनेक्टिविटी इंश्योर करेंगे। तो संभवन क्या कर रहा है, एक पोर्टेबल कम्युनिकेशन डिवाइस है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस यही है कि जब भी कोई आपदा आई, जैसे यहाँ पे इस दौरान क्यों दिखाया गया, 16 दिसंबर
को जो विजय दिवस मनाया गया उस दौरान क्यों दिखाया गया? क्योंकि 1971 की बात, 1971 युद्ध में भारत पाकिस्तान सशस्त्र बल जो थे है उनको सम्मानित किया जा रहा था, और उस दौरान देखा गया था कम्युनिकेशन कितना आवश्यक है, और इस वजह से इस तरह के कम्युनिकेशन सेटअप हमें इमरजेंसी पीरियड में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे संवहन एक कम्युनिकेशन पोर्टेबल सिस्टम है। इट इज सैटेलाइट सपोर्ट पोर्टेबल कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट द्वारा समर्पित पोर्टेबल सिस्टम है, करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा, इट इज डिजाइंड एक्सक्लूसिवली फॉर सिविलियन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, विशेष रूप से नागरिक दूरसंचार के लिए इसको डिजाइन किया गया है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसके बारे में यहाँ पे क्या सही होगा? दूसरा, अगर हम बात करें, इट कैन रैपिडली डिप्लॉय इन रिमोट और डिजास्टर अफेक्टेड एरिया, इसे जल्दी से आपदा प्रभावित एरिया में डिप्लॉय किया जा सकता है। तो पहला तीसरा तो करेक्ट है, लेकिन दूसरा इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि इसकी मुख्य विशेषता अगर हम बात करें ना, ये तो क्या केवल नागरिक के लिए नहीं, सिविलियंस बस के लिए नहीं, बल्कि अगर हम बात करें एक रक्षा नवाचार, मतलब ड्यूअल यूज है इसका, ऐसा नहीं कि सिंगल यूज है, ड्यूअल यूज है इसका, इसलिए आप यहाँ पे याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1-3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विजय दिवस के संबंध में प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। इस प्रश्न को आपको यहाँ पे टैकल करना है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। विद द रेफरेंस ऑफ विजय दिवस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, इट इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन दिसंबर 16 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। यह 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय स्मरण दिलाता है। तीसरा, इट मार्क द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, या बांग्लादेश की मुक्ति का चिन्ह, मुक्ति को याद दिलाता है। इन तीनों में से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे बताना है। चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ। 1965 का नहीं, बल्कि अगर हम बात करें, ये बांग्लादेश के में जो भारत की विजय थी उसके संबंध में है, तो 1971 के संबंध में है। तो एक मैंने यहाँ पे हिंट दे दिया है, आप यहाँ पे आसानी से करेक्ट कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चना भोई के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन है। चना भोई क्या है? हाल में जो वैज्ञानिकों ने देखा, कहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, पहले आप ये देखिए साइट इसकी, मेघालय। मेघालय में स्नेक हेड मछली एक देखी गई है। इस मछली को चना भोई नामक मछली से जाना जा रहा है। अब ये खाली आपको पता होना चाहिए कि हाँ चना भोई है क्या, मछली है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत डिटेलिंग उसकी यूपीएससी नहीं पूछेगा। ठीक है, अब ऐसा है कि अब ये पूछ सकता है कि आप भारत में पहली बार दर्ज हुई है, तो नहीं। चना जो प्रजाति है, चना जो भोई है, ये 26वीं एक तरह की 26th नंबर टाइप है। यहाँ पे इसका मतलब पहले से भी ये बहुत सारी खोजी जा चुकी हैं। ठीक है, अब इसका नाम किस नाम पर रखा गया? तो खासी जो ट्राइब होती है ना, खासी ट्राइब का जो इंडिजिनस कम्युनिटी होती है उसको भोई कम्युनिटी बोला जाता है, उसके नाम पर इसका नाम भोई रखा गया है। ठीक है, ये बात है। अब इसमें स्टेटमेंट क्या क्या बन रहे हैं देखिए। इट इज़ न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज स्नेक हेड फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मेघालय की नई प्रजाति है, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है, इट बिलोंग टू द गचुआ ग्रुप स्नेक हेड फिशेस, ये स्नेक हेड मछली के गचुआ समूह से संबंधित है। तीसरा, इट वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम द कोस्टल एस्चुरिन इकोसिस्टम, ये तटीय मुहाने से पारिस्थितिकी तंत्र से इसको खोजा गया है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा? अब अगर हम बात करें इन तीनों में सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट होगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। यह अगर हम बात करेंगे ना, तो एस्चुरी से नहीं, बल्कि अब एस्चुरी जो बोला जा रहा है, एस्चुरी तो पहली बात इधर बनती नहीं है ना मेघालय में, तो यहाँ पे एस्चुरी से नहीं, बल्कि अगर आप देखेंगे कि पर्वतीय धारा, अगर हम बात करें माउंटेनियन रीजन से इसकी खोज हुई है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो तीसरा स्टेटमेंट है, तीसरा स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ये इनकरेक्ट बताता है। इट इज डिस्कवर्ड इन द माउंटेन स्ट्रीम नॉट अ कोस्टल एस्चुरी, तटीय क्षेत्रों से नहीं खोजा गया है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखनी है। अब अगर हम बात करें सही आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, आपको क्या याद रखना है कि चना भोई एक स्नेक मछली है, मेघालय में खोजी गई है, री भोई कम्युनिटी संबंधित है, खासी ट्राइब मेघालय में पाई जाती है ना। ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत आप यहाँ पे याद रखिएगा, बाकी और बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। आयुसीएन की स्टेटस यहाँ पे नहीं बताया गया है, तो आयुसीएन की स्टेटस इससे संबंध में नहीं याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, आयुसीएन स्टेटस में बेसिकली जो चर्चा में रहते हैं जीव जंतु ना, उनके बारे में पूछता है, जो बहुत बड़े हैं, जो जिनका इंपॉर्टेंस है, की स्टोन स्पीसीज हैं, या कहीं इकोसिस्टम को मेन है, वो फाउंडेशन है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 विद द रेफरेंस ऑफ NDLM नेशनल डिस्टन, अगर हम बात करें जो मिशन उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, नेशनल डिजिटल पशुधन मिशन है। ठीक है ना, तो एनिमल जो होते हैं उनके संबंध में एक मिशन चलाया गया, तो उसके बारे में है कि भारत सरकार ने क्या किया। भारत सरकार ने फिशरीज सेक्टर, मतलब अगर हम बात करें फिशरीज सेक्टर और डेयरी सेक्टर कि जो डेयरी मंत्री हैं, भारत सरकार के फिशरीज और डेयरी जो मंत्री हैं, उन्होंने लोकसभा में राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन के बारे में जानकारी दी। अब ये जो मिशन है, ये ना किस टाइप का मिशन है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना आवश्यक है। इसे किसने शुरू किया? डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी है ना,
डेयरी ने, एनिमल हस्बेंड्री डेयरी ने शुरू किया। इसका पर्पज़ क्या है कि देश भर में जो एनिमल हमारे वेल्थ हैं इनके संबंध में जो सर्विसेज का डिजिटल डाटाबेस बनाना। इसका पर्पज़ ये भी है कि जो पशुधन है उनका उत्पादकता को देखना, मतलब कितना वो दूध उत्पादन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अगर कोई रोग हो गया है उसके नियंत्रण करना, रोग को कैसे नियंत्रण किया जाए, किस तरह से ट्रेस किया जाए ऐसे बीमार जीव जंतुओं को। इसके अलावा इस मिशन को सारे भारत के सभी राज्यों में लागू किया गया है, ठीक है ना, सभी राज्यों में इसके लागू किया गया है। इसका मतलब ये है पूरे देश के अंदर पशुधन का जो डाटा है, डिजिटल डाटा कलेक्ट करना, उनको एक बार कोड देना प्रत्येक पशु को 12 अंक का, ये सब इसका पर्पज है, जिससे उनके टैगिंग हो सके, उनकी सुरक्षा की जा सके, उनका संवर्धन किया जा सके और नस्ल सुधार किया जा सके। ये पर्पज है किसका, NDLM का, जिसको भारत सरकार ने शुरू किया है। इसके बारे में भी सरकार ने यहाँ पर जानकारी दी है, ठीक है। चलिए अब इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, तो 16 अंक नहीं बल्कि 12 अंक होगा। फिर भी चलिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि इट इज़ एम टू क्रिएट डिजिटल डाटाबेस लाइव स्टॉक, नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन है, ठीक है ना, मुझे याद नहीं आ रहा था। तो इसका उद्देश्य भारत में पशुधन डाटाबेस तैयार करना है। भारत पशुधन इज द डिजिटल बैकबोन ऑफ द मिशन, भारत पशुधन इसका डिजिटल बैकबोन है। ईच लाइव स्टॉक एनिमल असाइंस 16 डिजिट, तो 16 डिजिट के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये 16 डिजिट नहीं बल्कि कितने डिजिट है, इसका 12 डिजिट है, इस वजह से ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विद द रेफरेंस ऑफ ध्रुवा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ध्रुवा 64 के बारे में आपको सही स्टेटमेंट बताना है। न्यूज में क्यों था कि भारत ने पहला, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इस वर्ड को, आप याद रखिएगा, पहला पूर्णतः स्वदेशी कंप्लीटली इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है। और इस माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहा गया, ध्रुव 64 या 64 यहाँ पे कहा गया है। तो पहली बात याद रखिए, इसे किसने बनाया, तो इसे CDAC ने बनाया है, ठीक है ना, CDAC ने बनाया। और CDAC का एक कार्यक्रम चल रहा है माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका काम क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर भारत में डेवलप किया जा सके, जिससे जो टेक्नोलॉजीज़ है या 5G टेक्नोलॉजी, आने वाली टेक्नोलॉजी, आने वाला समय है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, AI है, कंप्यूटिंग है, उनमें हमारा खुद का प्रोसेसर रहे। ये यहाँ पे इसका पर्पज़ है। स्टेटमेंट यहाँ पे बन रहे हैं कि इट इज़ द 64 बाइट ड्यूअल कोर इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर, 64 बिट द्वारा द्विकोर माइक्रो प्रोसेसर है। ये बात एकदम यहाँ पे करेक्ट है। इट वाज डेवलप अंडर द माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम बाई CDAC, इसे CDAC द्वारा माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत बनाया गया है। यह भी बात करेक्ट है। यह विदेशी सेमीकंडक्टर बौद्धिक संपदा पर निर्भर है। इट इज़ रिलाई ऑन फॉरेन सेमीकंडक्टर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे ये डाउट आपको क्रिएट कर रहा है कि ये बात यहाँ पे करेक्ट है या नहीं। ये बात एकदम यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट है। आत्मनिर्भर भारत की ये मिशन है और इसके तहत ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ध्रुवा 64, जिसे भी लॉन्च किया गया है और इसे बनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में नाट्यशास्त्र के बारे में न्यूज है। नाट्यशास्त्र के बारे में क्यों न्यूज है कि अगर हम बात करें अभी यूनेस्को की बैठकें चल रही हैं, तो IGNCA है ना, IGNC क्या है, बेसिकली एक ऐसी भारत में एक बॉडी है जो ऐसी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते हैं जिन्होंने यूनेस्को के लिए रिकमेंड करना होता है। तो यूनेस्को की जो अभी 20वीं बैठक हुई, उसमें जो नाट्यशास्त्र है, जिसे भारत मुनि ने लिखा है, किसने लिखा है, भारत मुनि ने लिखा है, एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत बड़ा लिटरेचर है, उसको लेके एक शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किया, ठीक है ना। तो नाट्यशास्त्र के विषय पर, तो नाट्यशास्त्र यहाँ पे चर्चा में आ गया। अब नाट्यशास्त्र में अगर हम बात करें, 8 रसों का प्रतिपादन भी किया गया। अगर आपने रसों के बारे में सुना होगा, हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस, है ना, इन रस के बारे में सुना होगा। तो ये अगर हम बात करें 8 रसों का इन्होंने ही प्रतिपादन किया था, इन्होंने ही बनाया था। और ये किस टाइम के माने जाते हैं, तो 2nd सेंचुरी BC के माने जाते हैं, 2nd सेंचुरी BC के माने जाते हैं ये, ठीक है। और अगर हम बात करें, यूनेस्को ने इसे मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में भी शामिल किया। तो किसमें शामिल किया, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है, ठीक है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन अगर हम देखें, ऑप्शन क्या क्या कह रहे हैं, इट वाज कंपोज बाय भारत मुनि, करेक्ट है। इट इज इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रसा इन इंडियन एस्थेटिक, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की अवधारणा प्रस्तुत की इसने, ये भी करेक्ट है। इट आइडेंटिफाई 9 प्राइमरली रसेस, तो 9 रस नहीं बल्कि 8 रस को आइडेंटिफाई किया गया था। बाद में 2 रसों को जोड़ा गया, जैसे अगर हम बात करें, एक लास्ट में आई थिंक वात्सल्य रस जोड़ा गया है, जो कृष्ण प्रेम रस से संबंधित है ना, और शांत रस। तो 9वां रस है शांत रस, है ना, और 10वां है वात्सल्य रस, जो कृष्ण भगवान के प्रेम के संबंध में या ऐसे देवताओं के प्रेम के संबंध में इसको जोड़ा गया है। सही आंसर 1 और 2 यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद द रेफरेंस ऑफ नारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आपको बताना है। पहला है यहाँ पर, इट इज़ द ओनली प्रोटेक्टेड एरिया इन जयंतिया हिल्स, जयंतिया हिल्स का एकमात्र संरक्षित क्षेत्र है। वार्षिक वर्षा 6000 मिलीमीटर से अधिक है।
दूसरा है इट एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली हैविली रेनफॉल एक्सीडिंग 6000 mm एनुअली। यहाँ 6000 वर्षा एम तक वर्षा हो जाती है और ये गारो हिल्स में पड़ता है। अब इसके बारे में स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आखिर हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि यह क्षेत्र आखिर है कहाँ। नारपुर जो क्षेत्र है ना, उसको अभी क्या चेतावनी मिली साइंटिस्ट की कि यहाँ पे जो सीमेंट को लेकर जो खुदाई चल रही है, सीमेंट को लेकर जो काम चल रहा है, क्रेशर वगैरह जो यहाँ पे लगे हैं, वो इसके लिए खतरनाक हो रहे हैं। अब जो नारपुर रीजन है ना, वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, नॉर्थ ईस्ट रीजन है, यहाँ पर अरुणाचल है, यहाँ पे असम है और यहाँ पे मेघालय है। तो मेघालय में आपको जानने को मिलेगा, मेघालय में गारो कैसी जयंतिया, तो पूर्वी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं ना, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और ये क्योंकि आपको पता है कि मेघालय में ही चेरापूंजी और मासिंगराम जैसे स्थान है जहाँ पे विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ पे एक जगह है नारपुर, यहाँ पे 6000 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। और क्योंकि इतनी वर्षा होती है इसलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, और ये न्यूज़ में था। अब तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो, क्योंकि जयंतिया का पार्ट है ना कि गारो हिल्स का, तो तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, 1 2 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ नाइट्रोफ्यूरॉन्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नाइट्रोफ्यूरॉन्स को लेकर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दे आर सिंथेटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ये कृत्रिम व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। दूसरा है ये क्षारीय वातावरण में अधिक सक्रिय होते हैं, मतलब कि एक्टिव रहते हैं अल्काइन एनवायरनमेंट में। तीसरा, सब नाइट्रोफ्यूरॉन्स हैव शोन कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स, कुछ नाइट्रोफ्यूरॉन्स में कैंसर कारक भी होते हैं। अब क्या हुआ, अभी अगर हम बात करें फसाई फूड एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अगर हम बात करें खाद्य को लेके, भारत में एक ऐसी संस्था है जो फूड की क्वालिटी को चेक करती है और हर एक फूड आइटम में ये कैटेगराइज करती है कि ये वेज है, नॉन वेज है, कौन खा सकता है, कौन नहीं खा सकता, और इसके संबंध में जुर्माने भी लगाती है। तो ये संस्था ने बताया कि अंडों में एग्स में नाइट्रोफ्यूरॉन्स की जो प्रेजेंस है ना, वो एक सेफ्टी ड्राइव शुरू की है कि नाइट्रोफ्यूरॉन्स के प्रेजेंस को कम किया जा सके। अब जो नाइट्रोफ्यूरॉन्स होते हैं, इनकी अगर बात करें तो आर्टिफिशियली जो बनाए जाते हैं उनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। बहुत सारे आर्टिफिशियल अंडे भी बनाए जाते हैं, उनमें पॉसिबिलिटी होती है देखने की, है ना। तो इसको लेके यहाँ पे नाइट्रोफ्यूरॉन्स को लेके यहाँ पे इनिशिएटिव एफएसआई ने शुरू किया, जिस वजह से न्यूज़ में बना। अब अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि ये क्षारीय वातावरण बेसिक, अगर हम बात करें अल्काइन इन्वायरमेंट में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ये जो दूसरा स्टेटमेंट बोला जा रहा है वो इनकरेक्ट है। वो क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि अम्लीय वातावरण में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और अम्लीय को क्या बोला जाएगा, अगर हम बात करें तो अम्लीय को बोला जाएगा एसिडिक इन्वायरमेंट में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ना कि अल्काइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, 1 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, विद द रेफरेंस ऑफ परमवीर चक्र कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। परमवीर चक्र के बारे में सही कथन आपको यहाँ पे बताना है। और ये न्यूज़ में क्यों आ गया परमवीर चक्र, क्यों न्यूज़ में आ गया, क्योंकि अगर हम बात करें भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार चर्चा में था। और अब तक में अगर हम बात करें तो 21 वीर जवानों को परमवीर चक्र की प्राप्ति हुई है। थल सेना, जल सेना, वायु सेना सभी के संबंध में दिया जाता है। और इसे 15 अगस्त 1947 से पूर्ण प्रभाव से के साथ इसको लागू कर दिया गया था, ठीक है। और भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार ये माना जाता है। स्टेटमेंट क्या बनना है कि इट इज़ इंडिया हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, इंडिया का हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स है। दूसरा यहाँ पे स्टेटमेंट है कि इसको 15 अगस्त 1947 को रेट्रोस्पेक्टिवली लागू किया गया था, मतलब उसके पहले से भी अगर कोई हो तो उनको भी दिया जा सकता है। इट अवार्ड ओनली आर्मी पर्सनल, केवल थल सेना को दिया जाता है। ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है। ये एयरफोर्स के संबंध में भी दिया जाता है और नेवी के संदर्भ में भी दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में भी, इंग्लिश में भी दिया हुआ है। इसके अलावा मैंने आपको बताया हमने क्या किया, हमने हिस्ट्री के PYQs शुरू किए हैं ना। हमने हिस्ट्री के PYQs किए हैं किस के 2024 के हमने हिस्ट्री के PYQs किए, हमने 2023 के हिस्ट्री के PYQs किए, 2022 के और 2020 के, 2020 से लेके 2025 तक के इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के PYQ, सारे PYQ विद इन एक्सप्लेनेशन, सारे एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किए हैं। पॉलिटी को भी कल से हम लगातार वीडियोस के डाल रहे हैं, सारा एक्सप्लेनेशन देखिए। सुबह करंट अफेयर आ रहा है वो देखिए, और इसके अलावा MCQ आप देख ही रहे हैं। जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, करंट अफेयर्स, MCQs, PYQs, वो सब हम यहाँ पे करवा रहे हैं। कोई फालतू की चीज़ नहीं हो रही है, इसलिए सारे वीडियो आप बेझिझक फॉलो करिए।